हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकंड यूनिट का वन शॉट लेकर आए हैं, जिसको बीटेक थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम के सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऑल ब्रांचेस के। और इनका कल पेपर भी है। दोस्तों, मैं आज यूनिट सेकंड है जो हमारी यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसका वन शॉट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको और अच्छे से एलोबरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन जितना मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर इतना ही आप लिख के आते हैं तब भी काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि ये पेपर में सिर्फ फ्रेंड्स पास होना कंपलसरी है और ये नॉन क्रेडिटेबल है ये सब्जेक्ट आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो दोस्तों देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है, इसकी क्या पावर होती है। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव कंप्राइजिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फ्रेंड, जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनकर बना होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, पावर देख लेते हैं इसकी क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया है। पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जुडिशियल पावर है, इलेक्टोरल पावर है और बहुत सारी अदर पावर रहती हैं। तो चलिए बारी बारी सबको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शंस। द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फ्रेंड, जितने भी हमारे मैटर्स यूनियन लिस्ट में लिस्टेड हैं या फिर कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड है, पार्लियामेंट उन सबको लेजिस्लेचर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं चीज़ों को लेजिस्लेचर करेगा जो यूनियन लिस्ट में है या फिर सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में है। वो दोनों लिस्टों के मैटर को लेजिस्लेट कर सकता है, चाहे वो यूनियन लिस्ट का हो चाहे वो आपका कंकरेंट लिस्ट का हो। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पास लॉज ऑन आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट। और फ्रेंड, जो पार्लियामेंट होता है वो लॉ को पास कर सकता है स्टेट लिस्ट में आइटम है उनके ऊपर भी। अब देख लेते हैं अपना जो इसका नेक्स्ट पावर है वो है रेसिडुअल पावर। पार्लियामेंट हैज़ फाउंड टू एंजॉय द रेसिडुअल पावर एज पर द आर्टिकल 248। फ्रेंड, जो पार्लियामेंट के पास रेसिडुअल पावर होती है वो एज पर आर्टिकल 248 के तहत होती है। द आर्टिकल सेज दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू फॉर्मुलेट एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू अदर एनी मैटर नॉट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फ्रेंड्स, हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा जो भी मैटर है या फिर जो भी जिस भी टॉपिक पे वो बना रहा है वो आपका स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। अगर वो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है फिर भी पार्लियामेंट उन पर लॉ बना सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 243 के तहत। अब अपना देख लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट पावर है वो है फाइनेंशियल पावर। ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल। पार्लियामेंट कंट्रोल टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। फ्रेंड, जो हमारा लोकसभा होता है खाली वही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराएगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराता है, सिर्फ लोकसभा ही होता है जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराता है। और पार्लियामेंट जो फ्रेंड्स होता है उसको कंट्रोल करता है, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसको पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। फिर देखते हैं इसके बाद जुडिशियल पावर इसकी कौन कौन सी है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रेंड, जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो इम्पीचमेंट भी कर सकता है प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट को हटा भी सकता है आर्टिकल 61 के तहत। इसका एक अलग ही प्राइविलेज होता है जो हमें क्या कहते हैं, लोकसभा में पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास करता है, देन उसके बाद ही इम्पीचमेंट होता है। तो इसका एक अलग प्रोसीजर है वो हम बाद में देखेंगे। अगली पावर इसकी देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकता है, मतलब हटा सकता है उनको पोजीशन से। पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्राइविलेज, और पनिशमेंट कर सकता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्राइविलेज को। फिर इसकी देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है पार्लियामेंट की? होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। फ्रेंड, जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है उनको होल्ड करके रखता है ये। पार्लियामेंट कैन क्वेश्चंस एंड इसको द गवर्नमेंट पॉलिसी। फ्रेंड, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है लोगों के लिए या फिर किसी भी स्टेट के लिए, पार्लियामेंट उन पर क्वेश्चन भी कर सकता है। अब अगला हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का वो है फंक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शन क्या क्या है। द राज्यसभा एंड लोकसभा आर द टू इंटीग्रल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा और लोकसभा है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। देयर आर 250 राज्यसभा मेंबर्स वाइल द लोकसभा हैज़ द 453 मेंबर्स। जो हमारे राज्यसभा है उसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं और जो हमारा लोकसभा है ये तो उसके अंदर 543 मेंबर्स हैं इस टाइम। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस वाइल द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। मोस्ट स्टेटेड रिलेशन डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन वोटिंग बाय द राज्यसभा मेंबर्स। फ्रेंड, जितने भी हमारे स्टेट रिलेटेड हमें जो डिसीजन लेते हैं वो हम ज़्यादातर क्या कहते हैं राज्यसभा में लेते हैं, बाय द वोटिंग्स ऑफ द मेंबर। जो भी राज्यसभा में मेंबर है उनकी वोटिंग के अनुसार। बट नो डिसीजन कैन बी टेकन फॉर द स्टेट इफ़ द लोकसभा मेंबर्स हैव नॉट अप्रूव्ड। लेकिन आपने कोई भी स्टेट पे डिसीजन लिया राज्यसभा में उसकी वोटिंग कराकर, लेकिन वो डिसीजन तब तक वैलिड नहीं रहता है जब तक लोकसभा
के जो मेंबर्स होते हैं उसको अप्रूव कर दे। अगर यहाँ वहाँ पे राज्यसभा में वो डिसीजन पास हो गया लेकिन लोकसभा के मेंबर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। द स्पीकर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो फ्रेंड्स स्पीकर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमारा स्पीकर होता है। बाय द वाइस प्रेसिडेंटेड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन, द स्पीकर होता है। अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के फंक्शन क्या क्या है। राज्यसभा का फ्रेंड्स, राज्यसभा के फंक्शन क्या है, रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जो राज्यसभा होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। रिव्यू डिबेट्स एंड अप्रूव बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा से जो पास होते हैं बिल उनको रिव्यू करता है, उनके ऊपर डिबेट करता है, उनको अप्रूव करता है अगर वो ठीक लगे या फिर उनको डिसअप्रूव भी कर देता है। कैन नॉट इनिशिएट मनी बिल बट कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स। फ्रेंड्स ये जो हमारा राज्यसभा होता है वो मनी बिल को इनिशिएट नहीं करता है लेकिन सजेस्ट करता है अमेंडमेंट लाने में, कुछ चेंजेस लाने में उसके अंदर। लोकसभा के अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इंट्रोड्यूस एंड पास इज द मनी बिल। मनी बिल को पास करता है, इंट्रोड्यूस कराता है। मनी बिल आपका राज्यसभा में पास नहीं होता है। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और पास होता है। इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इलेक्ट करता है फ्रेंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। मोर पावरफुल इन मैटर ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। और फ्रेंड जो हमारा लोकसभा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं राज्यसभा, इन मैटर ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो देख लेते हैं हम इसमें, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसकी क्या पावर्स हैं, उसकी क्या फंक्शंस हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज। जो फ्रेंड्स हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है और सुप्रीम कमांडर कहलाता है हमारी आर्म फोर्सेज का। ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये हमारा पहला सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाता है। इंक्लूडिंग आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। जो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट है हमारा जो राष्ट्रपति है उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, 52 से 62 आर्टिकल जो होते हैं इनके बारे में हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बताया होता है कि इनमें उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, फिर उसका किस तरीके से इम्पीचमेंट हो सकता है। वो सब आर्टिकल्स 52 से लेकर 62 के बीच में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती हैं, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, और आपका क्या कहते हैं जुडिशियल पावर हो गई, और इसका पार्डिंग पावर हो गई, और इसकी इमरजेंसी पावर हो गई। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम। जो फ्रेंड्स हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है। ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट द, ये फ्रेंड्स हमारे कुछ इंडिया के जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग रहते हैं उनको अपॉइंट करता है, जैसे कि ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिलिंग। ही अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो फ्रेंड्स हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट्स करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट्स करते हैं ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज के जो रहते हैं हमारे उनको अपॉइंट्स करते हैं। अब इसकी हम लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, ही समन्स एंड प्रोग्रेस पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। फ्रेंड्स ये समन भेजते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट हमारे। ही समन्स अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ डेडलॉक। फ्रेंड्स हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक भी बुला सकते हैं जब भी हमारा कभी भी डेडलॉक हो जाता है, फिर आपस में बात नहीं बनती लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो ये एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। ही एड्रेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। फ्रेंड्स हमारा कोई भी जनरल इलेक्शन होता है जो पहली हमारी क्या कहते हैं सेशन होता है पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। अब हम ही और इसका देख लेते हैं। ही अपॉइंटेड स्पीकर, जनरल स्पीकर और लोकसभा एंड चेयरमैन। फ्रेंड्स हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर ये 12 मेंबर्स को भी नॉमिनेट करते हैं। कैन इशूड ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल, ऑर्डिनेंस को भी इशू करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। अब इसकी हम जुडिशियल पावर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की कुछ जुडिशियल पावर भी हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस। फ्रेंड्स हमारे जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। ही टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर द एडवाइस इज नॉट बिल्डिंग ऑन हिम। और फ्रेंड्स ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस लेते हैं। ही हैज़ पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर भी होती है इनके पास। अंडर आर्टिकल 72 ही हैज़ बीन कन्फर्म विद द पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट बाय द मार्शन कोर्ट और डेथ। किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर किसी को भी क्या कहते हैं कोई पनिशमेंट दे दीजिए क्या कहते हैं, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास आर्टिकल 72 के तहत पार्डन पावर होती है, मतलब वो सज़ा माफ़ करा सकते हैं अगर वो चाहें तो आर्टिकल 72 के तहत।
इनके पास कुछ इमरजेंसी पावर भी होती हैं, जैसे कि 3 इमरजेंसी पावर होती है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंटल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इवेंट्स तब लगती है जब हमारा कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट हो, आर्टिकल 352 के तहत। प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब लगती है जब हमारा किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट क्या कहते हैं भंग हो जाए, फिर स्टेट की गवर्नमेंट में कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आर्टिकल 356 के तहत। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए देश के अंदर, आर्टिकल 360 के तहत। फ्रेंड, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक कभी इंडिया में नहीं लगी है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इंडिया में लग चुका है पहले। अब हम देख लेते हैं पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट की पावर देख लेते हैं, क्योंकि इनकी पावर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बनाया है, इन दोनों की पावर यहाँ पे डिस्कस की है। तो सबसे पहले कॉलम में इंडियन प्रेसिडेंट की पावर है, दूसरे में आपकी यूएस प्रेसिडेंट की पावर है। तो पावर देख लेते हैं हम। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर, प्राइमली सर्विंग एज अ सर्वेमल रोल एंड द रियल पावर इन प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो काफ़ी लिमिटेड पावर होती है एग्जीक्यूटिव की, और रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जबकि यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उनके हाथ में क्या कहते हैं स्टेट और गवर्नमेंट की पूरी पावर होती है, और जो रियल पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। फंक्शनिंग एक्ट एज ए एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फ्रेंड, जो हमारा किस तरीके से फंक्शन करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं फ्रेंड, वो एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, डिसीजन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब एडवाइस लेंगे वो मिनिस्टर्स की होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेंगे, देन उसके बाद डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो हमारा यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं और खुद क्या कहते हैं राय लेते हैं। अगर वो राय उनको अच्छी लग रही है अपने मिनिस्टर से तो वो डिसीजन लेंगे, और वो खुद भी इंडिपेंडेंटली भी फ्लेक्सिबल होते हैं डिसीजन लेने के लिए। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रन कॉलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फ्रेंड, जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोल कॉलेजेस होते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वही हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन यूएस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे नॉर्मल बंदे वहाँ पे वोटिंग करते हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, और उन्हीं के तहत उन्हीं की वोटिंग से वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। टर्म ड्यूरेशन देख लेते हैं। 7 सर्व एज ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, एलिजिबल ऑफ री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फ्रेंड, जो हमारा टर्म ऑफ टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स होता है, और यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज तो रहती है 35 रहती है जो, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं रहती है। री इलेक्शन करके आप कितनी बार जो राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर टेन्योर 4 ईयर का रहता है, और आप सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं वहाँ पे। Impeachment can be impeachment for violating the constitution requesting the 2/3 मेजोरिटी। इम्पीचमेंट हो जाता है फ्रेंड्स अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट वायलेट कर रहा है, तो 2/3 मेजोरिटी से हम जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीचमेंट फॉर द कन्विंसिंग ऑफ ट्रीजन, बेबरी और अदर हाई क्राइम्स। फ्रेंड, जो हमारा यूएस में होता है, अगर उन्होंने कोई बहुत ही हाई क्राइम कर रखा है तो वहाँ पे इम्पीचमेंट कर सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर और फंक्शंस। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। दे मेक द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स। द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी अपॉइंटेड मिनिस्टर हु द प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड। जो हमारा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट होते हैं क्या कहते हैं हम, वो अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन वो किसकी राय पे अपॉइंटमेंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया होता है कि आप इसको अपॉइंट कीजिए, ये हमारे मंत्रिमंडल में जुड़ेगा, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनके डिसीजन पे, फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रपोज करते हैं जिसका नाम उन्हीं के नाम पर उनको वो अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। दे असाइंस एंड रीअसाइन द सर्टेन पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर। फ्रेंड, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो असाइन करते हैं, रीअसाइन करते हैं सर्टेन पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के लिए। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। की लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। और फ्रेंड्स, ये की लिंक होते हैं किस किस के बीच में? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में। गाइड एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, ये डायरेक्ट गाइड करते हैं, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उन पर गाइड करते हैं और उन पर सीधा एक्शन लेते हैं। रिप्रेजेंट इंडियन इंटरनेशनली। और फ्रेंड, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं अगला टॉपिक है जो हमारा जुडिशरी के बारे में जानेंगे। द इंडियन जुडिशरी इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट डेट एडमिनिस्ट्रेट बोथ स्टेट एंड यूनियन लॉ। एंड जो हमारा इंडियन जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट है। कोर्ट का एक सिस्टम है जो स्टेट और यूनियन लॉ दोनों के अंदर काम करता है। इट हैज़ हियरार्किकल स्ट्रक्चर विद द सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉप फॉलोइंग बाय द हाई कोर्ट एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके अंदर फ्रेंड्स एक अलग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टॉप पे रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे रहता है हाई कोर्ट, देन उसके नीचे रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
The independence of the judiciary is the idea that judges should be free to make decision without interference from the other branches of government or outside interest. जो हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है फ्रेंड, वो हमें इससे पता चलती है जो हमारे जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी बाहर के हस्तक्षेप से, जैसे कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट हो गया फिर कोई भी आउटसाइड का इंटरेस्ट। वो अपना जो भी जजमेंट देते हैं वो अपने क्या कहते हैं डिसीजंस जो भी लेते हैं वो फैक्ट को देख कर लेते हैं, किसी भी बाहर के इंटरफेरेंस के द्वारा उस डिसीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि गवर्नमेंट पैसा डाल रही है फिर कोई आउटसाइड पैसा डाल रहा है, नहीं। जो हमारे जजेस होते हैं वो एक प्रॉपर और एक आंसर डिसीजन लेते हैं ताकि जो भी सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर न्याय मिल सके विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। फिर हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट इन इंडिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज गवर्न बाय द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। फ्रेंड, जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा होता है? मेमोरेंडम प्रोसीजर एमओपी के द्वारा होता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंटिंग प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करते हैं। याद रखिएगा, इनिशिएट कर रहे हैं, अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। जो हमारा चीफ जस्टिस होते हैं क्या कहते हैं हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जजेस का इनिशिएट कर रहे हैं प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका जो फाइनली अपॉइंटमेंट होता है वो कौन किसके द्वारा किया जाता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस अंडर विच अ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। फ्रेंड, जो हमारा जुडिशियल रिव्यू एक तरीके का प्रोसेस है जो गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव, उसके लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं उनको हमारा एक जुडिशियल सिस्टम उसके ऊपर रिव्यू करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं या फिर जो भी एग्जीक्यूट किए गए हैं लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। एनी लॉ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी इनवैलिड। अगर कोई भी ऐसा लॉ पाया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको इनवैलिड ठहरा दिया जाता है। अगला देखते हैं हम, 9 टॉपिक है जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL भी बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो USA से किया गया था। उसको जो PIL था इसको इंडिया में लाने के पीछे 2 लोगों का बहुत हाथ था। एक जस्टिस BR कृष्णा अय्यर है और दूसरे जस्टिस PN भगवती हैं। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा PIL जो सबसे पहले USA में ओरिजिन हुआ था इसको इंडिया में लाने के लिए। तो देख लेते हैं ये PIL क्या होता है। Public interest in litigation is India is an legal procedure that allows citizens to file a case to protect the public interest। फ्रेंड, जो हमारा PIL होता है वो एक लीगल प्रोसीजर होता है जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करता है केस करने के लिए किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट पर। पहले क्या होता था फ्रेंड, जब PIL नहीं था तो आप किसी भी चीज़ पर केस नहीं कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको केस करना है कि ये रोड हमारा ख़राब है, अगर इस रोड को सही कर दिया जाए तो यहाँ पे एक्सीडेंट कम होंगे, तो उस टाइम PIL आने से पहले ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उस रोड पे टूटे हुए से आपका कोई भी मतलब नहीं है, आप उस से किसी भी तरीके के केस से नहीं जुड़े हुए। लेकिन PIL लाने के बाद आप उस पर केस कर सकते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट है और आप उसको बचाना चाहते हैं। A legal process to protect public interest and ensure access to justice for those who are disadvantaged। फ्रेंड, जो हमारा PIL है वो लीगल प्रोसेस होता है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो लोग डिसएडवांटेज है या फिर जो लोग अपने आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं और एक PIL फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। A tool for social change that can be used to address issues like पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ार्ड। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का टूल है जो सोशल चेंज लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आपका पॉल्यूशंस हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए, रोड सेफ्टी हो गया, कंस्ट्रक्शन हैज़ार्ड हो गया, इन सब के लिए आप PIL दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। अब हम देख लेते हैं अपना जो 10वें नंबर का टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म सिग्निफाइज द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। फ्रेंड, जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्टिंग करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स के। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्टेड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सबको राइट्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन USA। जो फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस था ये सबसे पहले और जो ओरिजिनेट हुआ था ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? USA में हुआ था। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर वेस्टेड विद द पावर ऑफ एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ and if such a law is found to be inconsistent with the provision of the constitution then the court can declare the law of unconstitution। अगर कोई भी हमारा लॉ बनता है तो हमारा जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो उस पर रिव्यू करेंगे। अगर वो डिसीजन या फिर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है कि आप वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं कर रहा है तो उस लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं।
अब हम अपने देख लेते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये भी फ्रेंड्स पेपर में आने की काफ़ी संभावना है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड यूनियन, लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स। फ्रेंड जो हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 था, इसके तहत हमारा लोकपाल और लोकायुक्त का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकपाल यूनियन के लिए काम करता है और लोकायुक्त होता है वो स्टेट के लिए काम करता है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टेशनरी स्टेचुरी बॉडीज। और फ्रेंड जो हमारे ये दो इंस्टीट्यूशन थे, लोकायुक्त और लोकपाल, ये हमारे एक तरीके के स्टेचुरी बॉडीज़ थे, जो भी अब आपके क्या कहते हैं, कोई भी इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ombudsman and inquire into allegations of corruptions against certain public personalities and for related matters। अब हम देख लेते हैं लोकपाल और क्या कहते हैं जो हमारा लोकायुक्त है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है ये। जो लोकपाल है, लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी डेट कंसिस्ट्स ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 8 मैक्सिमम मेंबर्स। फ्रेंड जो हमारा लोकपाल है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसके अंदर एक आपका चेयरपर्सन रहेगा और मैक्सिमम 8 मेंबर्स रह सकते हैं। 8 मेंबर्स ऊपर इसमें नहीं जाएंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स इज़ 5 ईयर्स टिल द एज ऑफ 70। और जो लोकपाल का ऑफिस टर्म टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है टिल द एज ऑफ 70 ईयर, जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटीज़। फ्रेंड जो हमारे इसके मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं किसके रिकमेंडेशन पे, सिलेक्शन कमेटी के। एंटी करप्शन बॉडी है एक तरीके का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिसमें काम करते हैं। फिर हमारा आता है लोकायुक्त, एंटी करप्शन बॉडी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। लोकायुक्त भी हमारा एंटी करप्शन बॉडी है जिसके अंदर हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं मिलकर किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, या फिर वो काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे कितना करप्शन हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए ये एक तरीके की एंटी करप्शन बॉडी है जिसके अंदर हमारे स्टेट के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे होते हैं जजेस होते हैं वो इसके ऑफिशियल्स होते हैं। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, योर फ्रेंड्स अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी एंश्योर करता है। अब हम देख लेते हैं अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ द बॉडी डेट मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडिया। जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है एक स्टेट के अंदर। इट कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फ्रेंड जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है इसके अंदर काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गए। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ये मैनेज करने के लिए। ये हमारा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हमारा स्टेट में एडमिन का रिलेटेड काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हो रहा है, उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव मैनेज करता है। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। अब हम देख लेते हैं इसमें जो जो होते हैं हमारे गवर्नर इसके अंदर होते हैं, तो गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। द गवर्नमेंट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जो गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ अ सेवरल पावर इंक्लूडेड एजुकेशन, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड डिस्क्रिशनरी पावर। हमारे जो गवर्नर होते हैं उनके पास बहुत तरह की पावर होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, फाइनेंशियल पावर हो गई एंड जुडिशियल पावर हो गई। सेरेमनियल हेड ऑफ द स्टेट इसको बोलते हैं, लेकिन सेरेमनियल हेड है ये। जो हमारा क्या कहते हैं हेड ऑफ द चीफ, जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये सेरेमनियल हेड ऑफ द स्टेट को कहलाता है कौन, गवर्नर। कैन विदाउट असेंट रिवेल बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट और सेंड बैक बिल्स। चीफ मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम एमंग द एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एमएलए के साथ चुना जाता है। एमएलए में इलेक्शन होता है, उनके बीच में एक चीफ मिनिस्टर चुना जाता है और ये सब मिलकर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और एक उस स्टेट के बारे में सोचते हैं जिस स्टेट से ये सेलेक्ट हुए हैं और उसके लिए कुछ लॉज बनाते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हु ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर। जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए गए जाते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कुछ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द स्टेट। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सब कोऑर्डिनेट। हाई कोर्ट के फंक्शन देख लेते हैं और जो इसके सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो हाई कोर्ट जो होता है फ्रेंड वो सबसे को ऊपर वाला कोर्ट होता है, मतलब सबसे उच्च लेवल का कोर्ट होता है एक स्टेट के अंदर।
हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। प्रेजेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया विद सम स्टेट्स हैविंग द कॉमन हाई कोर्ट। जैसे अब मैंने बताया था आपको, हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी स्टेट का। इस टाइम हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट, जिसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट हैं। आर्टिकल 214 से 231 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द हाई कोर्ट। जो आर्टिकल है 214 से 231 के बीच में, वो हमारा हाई कोर्ट के बारे में बताता है एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पावर के बारे में बताता है। सुपरवाइज सब कोऑर्डिनेट कोर्ट, और जो फ्रेंड्स हमारे हाई कोर्ट होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं जो इससे नीचे वाले कोर्ट होते हैं सब कोऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। जो हाई कोर्ट होता है फ्रेंड्स, वो रिट इंसू करता है अंडर 226। अगर कोई भी पुलिस वगैरह मान लीजिए कोई स्टेट के अंदर काम नहीं कर रही है, तो वो उनको रिट इशू करेगा आर्टिकल 226 के तहत। उसके अनुसार उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है और तुरंत हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू की जाती है उसके अनुसार काम करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स। हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो हमारे सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको हैंडल करते हैं। इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन से आते हैं सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया और मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट में इतना ही था। आई होप आपको यूनिट अच्छा लगा हो, और कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं आज शाम तक इसकी जो बची हुई यूनिट है वो भी डाल दूँगा उनका वन शॉट। इतना अगर आप लिखते हैं पेपर में जितना मैंने आपको प्रोवाइड कराया, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैंने आपको ये इसमें डाटा भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया है, जैसे कि आपको आर्टिकल्स हो गए और की पॉइंट्स हो गए। तो ये लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छे नंबर देगा। उन सब की पॉइंट्स को देखकर उनको आप हाईलाइट भी करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।